नमस्कार, मैं नितिन माथुर, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर। आज हम डिस्कस करेंगे रिकर्जन एंड लाइब्रेरी फंक्शन, जो कि हमारे यूनिट नंबर 9 से रिलेटेड है और सब्जेक्ट है माइक्रोप्रोसेसर एंड सी प्रोग्रामिंग। सब्जेक्ट कोड इज़ इलेक्ट्रिकल 208। रिकर्जन, देयर इज़ अ स्पेशल केस ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का एक बहुत स्पेशल केस है रिकर्जन, जहाँ पे एक फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है। और किस तरह से रिकर्जन इंटरनली वर्क करता है, किस तरह से उसको मेमोरी एलोकेट होती है, वो समझेंगे। उसके अलावा कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो कि इनबिल्ट फंक्शंस हैं। उस इनबिल्ट फंक्शंस को अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, या वो फंक्शन कैसे काम करते हैं, वो आज हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, रिकर्जन और लाइब्रेरी फंक्शन पे जाने से पहले पहले हम देखते हैं फंक्शन टाइप्स। देखिए, यहाँ पे फंक्शन टाइप का मतलब ये है कि फ़ंक्शन कितने तरह के हो सकते हैं। कुछ पिछली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था कि फ़ंक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं, यूज़र डिफाइंड या लाइब्रेरी फंक्शंस, राइट। तो लाइब्रेरी फंक्शन जैसे printf scanf हो गए, ये पहले से बने हुए हैं, आपको सिर्फ यूज़ करना है और उनकी हेडर फाइल्स जो हैं वो आपको अपने प्रोग्राम का इंक्लूड करनी है, जिससे आप उन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फंक्शंस को हम डिवाइड कर सकते हैं उसके नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स, कितने आर्ग्यूमेंट आप भेज रहे हैं या आर्ग्यूमेंट नहीं भेज रहे हैं, और वो फंक्शन आपको कुछ वापस रिटर्न करता है, उस पे भी हम फंक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो उसमें फंक्शन जो है वो चार तरह के हैं। एक ऐसा फंक्शन जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। एक फंक्शन ऐसा जिसमें आर्ग्यूमेंट है, रिटर्न टाइप नहीं। एक फंक्शन ऐसा है जिसमें रिटर्न टाइप है, आर्ग्यूमेंट नहीं है। और एक ऐसा फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट्स भी हैं और रिटर्न टाइप भी है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटली फंक्शन इज कैटेगराइज टू कैटेगरीज, यूजर डिफाइंड एंड लाइब्रेरी फंक्शन। मैंने बताया था कि फंक्शंस को आप दो तरह डिवाइड कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड है या फिर लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, ओके। बट अदर देन दिस, फंक्शन कैन ऑल्सो बी डिवाइड इनटू द 4 कैटेगरी। फंक्शंस को आप चार और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन की कैटेगरी है, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न टाइप, फंक्शन है फॉलोइंग टाइप्स। आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न टाइप के हिसाब से चार तरह के वो फंक्शंस होते हैं। तो मैंने बताया था अभी, नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, हैव आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट हैव रिटर्न टाइप, हैव आर्ग्यूमेंट एंड हैव रिटर्न टाइप। यानी जहाँ पे आर्ग्यूमेंट हैं, कहीं पे रिटर्न टाइप नहीं है। तो इस तरह से जब कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं तो चार तरह के फंक्शंस होते हैं, राइट। तो आर्गुमेंट का मतलब है कि उस फंक्शन में आप कुछ भेज रहे हैं, राइट। और रिटर्न टाइप का मतलब है फंक्शन कुछ काम करके आपको वापस कुछ रिटर्न वैल्यू कर रहा है। चलिए अब एक एक जो टाइप है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। एक ऐसा फंक्शन जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है या कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, बस उसे सिर्फ कॉल करना है, राइट। तो देखें, फाइंड प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम है। हैश इंक्लूड stdio.h, void सम void, देन इंट मेन, देन सम को कॉल किया गया। सम, देखिए सम को जब कॉल किया तो सम में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है और ना सम कुछ वापस आपको रिटर्न करेगा। तो जब सम को कॉल किया गया तो वो सम जो फंक्शन है, उस फंक्शन पे प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सम पे आए आप, सम पे देखा आपने कि उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, तो वह void लिखा हुआ है। सम का जो रिटर्न टाइप है वो भी क्या है, void है। तो आप देखें प्रोग्राम के अंदर इंट ए बी, प्रिंट एफ, एंटर टू नंबर्स, कैन ए परसेंटेज एम परसेंट बी, प्रिंट एफ स्लैश एन सम इज परसेंटेज डी ए प्लस बी, राइट। तो आप देखिए फंक्शन ही खुद इनपुट ले रहा है, फंक्शन ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है, फंक्शन ही ए और बी को ऐड करके उन्हें प्रिंट कर रहा है। तो इस फंक्शन में ना तो कोई आर्ग्यूमेंट है और ना ही कोई रिटर्न टाइप है। तो इसका जो आउटपुट है वो आ जाएगा, अगर आप इनपुट देते हैं 5 और 6 तो सम आ जाएगा इसका 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव आर्ग्यूमेंट हैव नो रिटर्न टाइप। एक ऐसा फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट है लेकिन रिटर्न टाइप नहीं है। तो आप देखें जब फंक्शन को आप डिक्लेयर कर रहे हैं मेन से ऊपर, तो वॉइड सम इंट कॉमा इंट। तो उस सम फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इंट और इंट, और जिसमें हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं। और अब देखें मेन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इंट ए बी, प्रिंट एफ स्लैश एन, एंटर टू नंबर्स, कैन है परसेंटेज डी एम परसेंट बी, सम ए कॉमा बी। तो आप देखें कि जब मुझे वैल्यू भेजनी है उस फंक्शन में,
तो मुझे इनपुट जो है वो मेन में ही लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ ए और बी जो है वो मैंने यहाँ इनपुट मेन में लिए हैं और उन ए और बी को मेन के थ्रू सम फंक्शन के थ्रू मैंने उसको सम फंक्शन में भेजा है। तो जब मैं सम ए कॉमा बी लिखता हूँ तो ए और बी की जो वैल्यू इनपुट होगी वो वैल्यू यहाँ से पास होगी, राइट। तो ए और बी की जो वैल्यू होगी, जैसे इनपुट यहाँ दिया है 10 और 11, तो 10 और 11, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 11, वो यहाँ से जाएगी सम फंक्शन के अंदर। सम फंक्शन उसे रिसीव करेगा इंट एक्स और इंट वाई में, यानी ए में जो भेजेंगे वो एक्स में रिसीव होगा, जो बी में भेजेंगे वो वाई में रिसीव होगा। तो सम फंक्शन जो है वो एक्स और वाई को यूज़ करेगा और एक्स और वाई को सम करके प्रिंट कर देगा, तो इसका सम आएगा 21। तो इसमें देखिए आर्ग्यूमेंट है लेकिन रिटर्न टाइप नहीं है, रिटर्न नहीं है इसके अंदर। फिर है नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट तो हम नहीं है लेकिन रिटर्न वैल्यू है, राइट। तो देखें यहाँ इसका जो डिक्लेरेशन है वो है इंट सम और वाइड, यानी उस सम के अंदर आप आर्ग्यूमेंट नहीं भेज रहे हैं लेकिन वहाँ से कुछ रिटर्न आपको वापस मिलेगा, ओके। देन देखें आप मेन के अंदर इंट रिजल्ट, देन सम को कॉल किया गया, सम को कॉल किया तो सम फंक्शन को रिटर्न करेगा, उसको स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट के अंदर। तो printf स्लैश एन सम इज परसेंटेज डी एन रिजल्ट, ओके। तो यहाँ पे वो जो रिज़ल्ट है वो सम जो कैलकुलेट करेगा वो वापस आपको भेजेगा। तो जब सम को जब मैंने कॉल किया तो देखें आप सम को कॉल किया गया, सम में कुछ नहीं भेजा गया, सम को कॉल किया, सम इनपुट लेगा, printf दो नंबर्स को इनपुट लेगा, एम्परसन ए एम्परसन बी से, फिर ए और बी को ऐड कराएगा, ऐड करने के बाद उसको स्टोर कराएगा टोटल में और रिटर्न टोटल करेगा। तो टोटल जब रिटर्न होगा तो ए और बी, मान लीजिए इनपुट आपने कराया 101 और 115, तो 116 जो है, माफ़ कीजिए 216 होगा, 116 जो 216 जो है वो यहाँ से रिटर्न होगा टोटल के थ्रू और वो जाएगा मेन के रिज़ल्ट में और वहाँ पे वो प्रिंट होगा, राइट। तो आप देख रहे हैं कि इसमें इनपुट जो है वो आपका फंक्शन ले रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, वापस आपको मेन में रिटर्न कर रहा है इस तरह से रिज़ल्ट के अंदर, रिज़ल्ट को आप प्रिंट करवा रहे हैं। तो सम के अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं है लेकिन फंक्शन रिटर्न वैल्यू है। फिर है हैव आर्ग्यूमेंट एंड हैव रिटर्न वैल्यू। आर्ग्यूमेंट भी है और रिटर्न वैल्यू भी है। तो इसका डिक्लेरेशन देखें आप, सम इंट कॉमा इंट और इसका जो रिटर्न टाइप है वो भी इंटीजर है। तो मेन के अंदर क्या किया, मेन में दो इनपुट लिए गए ए और बी, और ए और बी को स्कैनअप के थ्रू इनपुट लिया गया एम्परसन बी, फिर सम को कॉल किया गया ए कॉमा बी और सम जो है वहाँ पर रिटर्न भी करेगा, तो उसके आगे रिजल्ट लिखा हुआ है, रिजल्ट ए इक्वल टू सम ए कॉमा बी, सम ए कॉमा बी लिखा, सम वाली फंक्शन पे कॉल करेगा ए कॉमा बी को, और ए और बी जब हैं वो जाएंगे इंट एक्स और इंट वाई के अंदर, ए जाएगा एक्स के अंदर, वाई जाएगा वाई में जाएगा बी, और वहाँ पे इन टोटल, फिर टोटल इक्वल टू एक्स प्लस वाई और रिटर्न टोटल। तो टोटल जब रिटर्न होगा और आपने इनपुट दिए 190 और 155, तो 345 जो आएंगे आपके, वो 345 जो हैं वो टोटल में आएंगे, और रिटर्न जब टोटल होगा तो वो रिज़ल्ट में आ जाएंगे और रिज़ल्ट को प्रिंट करवा देंगे आप, राइट। तो इस तरह से ये जो फंक्शन के टाइप हैं कि जिसमें कहीं आर्ग्यूमेंट है, कहीं रिटर्न वैल्यू है, कहीं पे रिटर्न वैल्यू नहीं है, कहीं पे आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो इस तरह से आप फंक्शन जैसा आपको नीड हो वैसा आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आते हैं रिकर्जन पे। रिकर्जन क्या है? रिकर्जन एक स्पेशल प्रोसेस है। रिकर्जन एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है जो खुद को ही कॉल करता है, राइट। फंक्शन का मतलब है कि हम किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं। जब खुद ही को कॉल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ कॉलिंग या फिर रिकर्जन। तो अब देखते हैं रिकर्जन क्या है। रिकर्जन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग आइटम इन अ सेल्फ सिमिलर वे। तो रिकर्जन वो एक सिमिलर प्रोसेस, एक रिपीटिंग प्रोसेस है जिसमें आप खुद ही प्रोसेसिंग करते हैं और अपना रिजल्ट डिज़ाइन करते हैं। In a programming language, if a program allow you to call a function inside the same function, that is called a recursive call of the function। यानी एक फंक्शन के अंदर ही क्या है, दूसरा फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन कॉल किया गया है जो इसका नाम और जो कॉल कर रहे हैं वो दोनों सेम है। यानी फंक्शन के अंदर आपने एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा है जो उसी फंक्शन को वापस कॉल कर रहा है। Recursion is a process which come into existence when a function call a copy of itself to work on a smaller problem, right। तो रिकर्जन जो है वो एक प्रोसेस है विच वो कब काम में आता है, जब एक फंक्शन जो है वो एक कॉपी को कॉल करता है, खुद की कॉपी को वापस कॉल करता है। एनी फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। एक फंक्शन जो खुद को कॉल करता है उसे हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। सच फंक्शन
कॉल्स आर रिकर्सिव कॉल्स। जो ऐसी कॉल्स हैं, जैसी फंक्शन कॉल्स हैं, उसे हम बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। रिकर्जन इन्वॉल्व्स सेवरल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल। तो रिकर्जन में हो सकता है कई सारी कॉल्स एक साथ आपको यूज़ आए, जरूरी 2-3 कॉल में काम हो जाए, हो सकता है मल्टीपल कॉल में भी काम हो। मल्टीपल का मतलब है 10-15 कॉल भी लग जाए रिकर्सिव कॉल के अंदर, ओके। हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इम्पोज अ टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ अ रिकर्जन। पर अब उस जो आप बार बार जब कॉल कर रहे हो उसी फंक्शन को, तो उस फंक्शन को एंड करने का, टर्मिनेट करने का एक कंडीशन ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो हमेशा उसको कॉल करता रहेगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसा लूप्स के अंदर होता है, लूप के अंदर भी एक टर्मिनेट कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन नहीं हो तो वो लूप कभी ख़त्म ही नहीं हो। उसी तरह से रिकर्जन में भी एक टर्मिनेट कंडीशन होगी जिससे वो उसे टर्मिनेट होता है। रिकर्जन कोड इज़ अ शॉर्टर देन इटरेटिव कोड, हैव इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो रिकर्सिव कोड है वो कंपैरेटिव इटरेटिव, इटरेटिव का मतलब है लूप, जो लूप में जब कोड लगाते हैं उस कोड से तो छोटा होता है लेकिन समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। Recursion cannot be applied to all the problem, but it is more useful for the task that can be defined in terms of similar subtasks. वो सब पे तो रिकर्जन आप काम में नहीं ले सकते, बट अगर सिमिलर टाइप की जो सब टास्क हैं अगर आप वो काम में ले रहे हैं तो उस कंडीशन में रिकर्जन जो है वो काफ़ी काम आता है। फॉर एग्जाम्पल रिकर्जन मे बी अप्लाई टू द सॉर्टिंग, सर्चिंग एंड ट्रैवर्सल प्रॉब्लम्स। Generally, iterative solutions are more efficient than the recursive since function call is always overhead. इटरेटिव कॉल जो हैं वो ज़्यादा काम आती हैं कंपैरेटिव रिकर्सिव, बिकॉज रिकर्सिव कॉल के अंदर ओवरहेड ज़्यादा होते हैं। ओवरहेड का मतलब है वापस खुद को कॉल कर रहे हैं तो आप वापस दूसरे नए ब्लॉक पे जंप करेंगे, नया उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगा, सब कुछ टाइम लगेगा उसके, तो वो जो टाइम कंज्यूमिंग है वो ज़्यादा है कंपैरेटिव इटरेटिव कॉल के थ्रू। एनी प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व रिकर्सिवली कैन ऑल्सो बी सॉल्व इटरेटिव। जो रिकर्सिव की तरह सॉल्व हो सकती है वो इटरेटिव की तरह भी सॉल्व आसानी से हो जाएगी। क्या ये कह सकते हैं कि जो इटरेटिव अगर बन रहा है तो उसका रिकर्सिव हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो जिसका रिकर्सिव बन रहा है उसका हमेशा इटरेटिव पॉसिबल। However, some problems are the best suited to be solved by the recursion, for example, Tower of Hanoi, Fibonacci series and factorial finding. तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिनका रिकर्सिव सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया रहता है कंपैरेटिव इटरेटिव सॉल्यूशंस। अब देखिए रिकर्सिव का एक एग्जांपल देखें, हैश इंटू एस टी आई डॉट हैश इंटू फैक्ट। फैक्ट एक फंक्शन है जिसमें आर्ग्यूमेंट है इंटीजर टाइप का और आपको रिटर्न टाइप का वो वापस डेटा वैल्यू रिटर्न करेगा। देन इंट मेन इंट एन एफ, दो बनाए वेरिएबल एन और एफ, प्रिंट एंटर द नंबर ऑफ हुज फैक्टोरियल यू वांट टू कैलकुलेट। इसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, उसका नंबर एंटर करना है, इसका परसेंटेज डी एम्परसेंड एन, वो एन में स्टोर हो जाएगा। फिर f इक्वल टू फैक्ट एन, फैक्ट एन को हमने कॉल किया है। फैक्ट एक फंक्शन है और n का मतलब जो n इनपुट करेंगे वो वैल्यू n के थ्रू पास होगी। तो n यहाँ इनपुट देखिए मैंने आउटपुट के अंदर 5 पास किया है, राइट। तो n जो है वो फैक्ट n कॉल होगा, नहीं फैक्ट 5 कॉल होगा, और वो फैक्ट 5 जो है वो जाएगा फैक्ट वाले फंक्शन में। वहाँ इंट n वो अलग है, ये इंट n अलग है, तो वहाँ 5n में 5 जाएगा। देन इफ़ n डबल इक्वल टू 0 रिटर्न 0, ये इस फंक्शन की रिटर्न कंडीशन है या उसकी टर्मिनेट कंडीशन। अगर n की वैल्यू 0 हो जाती है तो रिटर्न 0 करना है, अदरवाइज अगर n इज़ इक्वल टू 1 है तो रिटर्न 1 करना है। अगर ये दोनों ही नहीं है तो एल्स रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n माइनस 1। तो आप देख रहे हैं वापस फैक्ट को कॉल किया गया है, लेकिन इस बार n माइनस 1 करके, यानी 5 माइनस 1 यानी 4 के लिए कॉल किया गया, राइट। तो इस बार जब कॉल होगा तो ये कॉल होगा फैक्ट 4 के लिए। फैक्ट 4 के लिए वापस एक कॉल होगा तो वापस फंक्शन को मेमोरी मिलेगी, वेरिएबल n बनेगा, n की वैल्यू 4 होगी, वापस वो चेक करें n इक्वल टू 0 है, n इक्वल टू 1 है। फिर अगर वो दोनों नहीं है तो एल्स n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 यानी 3 के लिए कॉल होगा। इस तरह से 4 3 2 1, ठीक है। 1 जब आएगा तो रिटर्न 1 होगा, राइट। फिर n की वैल्यू जब 0 हो जाएगी उस कंडीशन में रिटर्न 0 होगा। तो इस तरह से वापस रिटर्न होगा। तो अगर वापस जिसने इसको कॉल किया वापस आएगा। जैसे अगर आप देखें तो फैक्ट 3 को कॉल किया था फैक्ट 4 ने, तो फैक्ट 3 का जो रिज़ल्ट है वो फैक्ट 4 में जाएगा। फैक्ट 4 को कॉल किया था फैक्ट 5 ने, तो फैक्ट 5 का जो रिज़ल्ट है, फैक्ट 4 का जो रिज़ल्ट है वो फैक्ट 5 में जाएगा। इस तरह से फंक्शन जहाँ से आता है वो वापस वहीं पे जाता है, राइट। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो कितना है 120। अगर देखते हैं उसको आगे समझते हैं कैसे काम होगा। देखें इसको आप इस एक्सप्रेशन में देखें आप रिटर्न, देखिए पहला फंक्शन कॉल हुआ था मेन से फैक्ट 5 के लिए। तो फैक्ट 5 के लिए कॉल हुआ था तो हमने फैक्ट 5 के अंदर हमने देखा था कि वापस वो
वापस फैक्टोरियल को कॉल कर रहा था। तो उसमें देखें आप रिटर्न, उस वक्त n की वैल्यू 5 थी, मल्टीप्लाई बाय फैक्ट 4, राइट। फिर फैक्ट 4 कॉल हुआ तो फैक्ट 4 के अंदर आएगा रिटर्न 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n-1 यानी फैक्ट 3। फिर फैक्ट 3 कॉल हुआ तो वो वापस रिटर्न हुआ रिटर्न 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 वापस कॉल हुआ तो रिटर्न 2 मल्टीप्लाई फैक्ट 1। फैक्ट 1 जब कॉल हुआ तो रिटर्न हुआ रिटर्न 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 0। इस तरह से हर फंक्शन जो है कुछ ना कुछ वापस रिटर्न करेंगे अपने पुराने फंक्शन को जिसने उसको कॉल किया था। तो पहला जो फंक्शन है फैक्टोरियल 0 वो 1 रिटर्न करेगा, वो 1 वहाँ लिखा जाएगा फैक्टोरियल 1 की जगह। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना का 2, फैक्ट 1 जो है रिटर्न करेगा 2। 2 को आप लिखेंगे 2 को आप लिखेंगे फैक्टोरियल 2 की जगह यानी रिटर्न 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 6। फैक्टोरियल 3 की जगह आएगा 6, तो 4 क्रॉस 6 से 24 आएगा रिटर्न फैक्टोरियल 4 की जगह तो 120। इस तरह से जिसने उसको कॉल किया है वही उसको वापस रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा समझना मुश्किल है कि किसको किसने कॉल किया, वापस कहाँ जाएगा। इस तरह से वो फंक्शन जो है रिकर्सिव है, थोड़ा सा टिपिकल है, उसको समझना। एक बार समझ आने के बाद वो काफ़ी आसान हो जाता है, आपको मैकेनिज़्म समझ में आ जाता है कि फ़ंक्शन कैसे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। वो लाइब्रेरी फंक्शंस क्या हैं और लाइब्रेरी फंक्शन कैसे काम करते हैं, राइट। यहाँ हम डिस्कस कर यहाँ पे कई सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिनमें फंक्शंस अवेलेबल हैं, बट आपके सिलेबस में कुछ महत्वपूर्ण लाइब्रेरी दी गई हैं, जैसे math.h, और आगे हम देखेंगे एक और लाइब्रेरी को हम डिस्कस करेंगे, string.h एक वो लाइब्रेरी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं लाइब्रेरी फंक्शन में math.h के अंदर कौन सा है। तो math.h हेडर डिफाइन वेरियस मैथमेटिकल फंक्शन एंड वन मैक्रो। ऑल द फंक्शन अवेलेबल इन लाइब्रेरी टेक डबल एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न डबल एज अ रिजल्ट। डबल की तरह आर्ग्यूमेंट होता है और रिटर्न भी जो है वो डबल करते हैं। तो देखें सबसे पहला फंक्शन है, कुछ मैंने यहाँ पे सारे फंक्शन डिस्कस नहीं किए, मैंने कुछ फंक्शंस आपसे डिस्कस किए हैं, आपको सिर्फ यूज़ करना है, राइट। डबल EXP डबल एक्स रिटर्न द वैल्यू ऑफ E रेज टू द पावर x। तो E की पावर x जो है वो यहाँ पे जो है फंक्शन की तरह काम करेगा। तो x जो आप देंगे वो E की पावर x की तरह काम करेगा। देन आता है डबल लॉग डबल x लॉग रिटर्न द नेचुरल लॉगरिथमिक बेस E लॉगरिथमिक ऑफ x। तो यहाँ log E बेस x जो है वो यहाँ पे काम करेगा। देन डबल पावर डबल एक्स डबल वाई, तो x की पावर y रेज्ड x रिटर्न x रेज टू द पावर ऑफ y, राइट। तो यहाँ पे x की पावर y जो है वो रिटर्न आपका होगा, ओके। देन डबल log 10 डबल एक्स रिटर्न द कॉमन लॉगरिथमिक बेस 10 लॉगरिथमिक ऑफ x। तो log 10 का जो रिज़ल्ट है वो आपको शो करेगा। अगर आपने log 10 x की वैल्यू 10 लिखी है तो log की वैल्यू 1 आएगी। देन डबल SQRT डबल x यानी स्क्वायर रूट निकालेगा, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ x। तो x में अगर आपने 9 दिया यहाँ पे SQRT 9 दिया तो उसका आंसर आएगा 3। डबल सील डबल x रिटर्न द स्मॉल इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, जो भी इससे सील का मतलब होता है टॉप, राइट। तो यहाँ पे जो या तो वैल्यू से बड़ा या वैल्यू के बराबर जो भी नियरेस्ट होगा वो आपको वैल्यू को प्रोवाइड कर देगा। डबल फैब डबल एक्स रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। एब्सोल्यूट का मतलब है प्लस माइनस अब छोड़ के जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका जो वैल्यू है वो आपको प्रोवाइड करेगा। डबल फ्लू डबल एक्स रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो डबल फ्लूर जो है रिटर्न लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो वैल्यू इंटीजर वैल्यू जो कि x से छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी वो आपको प्रोवाइड कर देगा। द डबल एफ मोड डबल एक्स वाई रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ x डिवाइड बाई y। रिमाइंडर आपको प्रोवाइड करेगा, मॉड करेगा आपको, x डिवाइड y का जो रिमाइंडर आएगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रिंग फंक्शन के। स्ट्रिंग फंक्शन जो हैं वो बेसिकली काम आते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर पे, जहाँ पे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वहाँ पे काम आते हैं, ओके। You need to often multiply string according to the need of problem. Most of it or not all of the time string multiplication can be done manually, but this makes programming complex and large. To solve this, C program support a large number of string handling function in the standard library string.net. String पे थोड़ा function perform करना मुश्किल है, उसके लिए कोड थोड़ा लंबा लिखना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ इनबिल्ट functions बनाए हुए हैं, आपको सिर्फ यूज़ करना है। इससे पहला है
कैरेक्टर स्टार कैट, कैरेक्टर स्टार डेस्टिनेशन, कॉन्स्ट, कैरेक्टर स्टार सोर्स। तो कैरेक्टर स्टार CAT जो कैट है वो कॉन्किनेट करेगा अपेंड द स्ट्रिंग पॉइंटेड टू बाय SRC टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग पॉइंटेड बाय द डेस्टिनेशन। तो सोर्स स्ट्रिंग के आगे कौन सी लगा देगा? डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। अपेंड द स्ट्रिंग पॉइंटेड टू बाय SRC टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग पॉइंटेड बाय द डेस्टिनेशन। तो SRC जो आपको स्ट्रिंग दिखा रही है उसके पीछे आपको क्या लगा देगा? डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। देन कैरेक्टर स्टार str ncat, कैरेक्टर स्टार डेस्टिनेशन कांस्टेंट, कैरेक्टर स्टार SRC साइज TN। तो अपेंड द स्ट्रिंग पॉइंटेड बाय SRC टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग पॉइंटेड टू बाय डेस्टिनेशन अप टू द n कैरेक्टर लॉन्ग। तो ऐसा सोर्स स्ट्रिंग के पीछे डेस्टिनेशन के n कैरेक्टर्स को लगा देगा, यानी जितनी आप साइज़ यहाँ पे देंगे 10 कैरेक्टर या 5 कैरेक्टर जो भी आप साइज़ देंगे उतने कैरेक्टर्स को वो वहाँ पे अपेंड कर देगा। देन इंट स्टार CMP कांस्टेंट कैरेक्टर स्टार STR1 कांस्टेंट STR2। कंपेयर करना है, कंपेयर द स्ट्रिंग पॉइंटेड टू बाय स्ट्रिंग 1 टू द स्ट्रिंग पॉइंटेड बाय द स्ट्रिंग 2। तो STR1 को STR2 से कंपेयर करना है, तो इसका मतलब हो गया कंपेयर करने का मतलब है कि आप एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे, स्ट्रिंग बन के फर्स्ट कैरेक्टर को दूसरे स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे उनकी आज की वैल्यू कंपेयर होगी, तो जिसकी आज की वैल्यू पहली स्ट्रिंग की ज़्यादा होगी तो उसके हिसाब से आंसर आएगा, और अगर दूसरी स्ट्रिंग होगी तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो या तो स्ट्रिंग छोटी होगी, बड़ी होगी, या फिर बराबर होगी। देन कैरेक्टर STR CPY, कैरेक्टर डेस्टिनेशन, कैरेक्टर SRC copy the string pointed by the SRC to the destination, right? तो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के अंदर जो सोर्स स्ट्रिंग है वो आपको अपेंड करनी है। तो डेस्टिनेशन मतलब है जिस स्ट्रिंग में अपेंड करना है, जिस स्ट्रिंग में कॉपी करना है, और जिस कॉपी द स्ट्रिंग पॉइंटेड टू बाय SRC टू द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में सोर्स स्ट्रिंग कॉपी करनी है। तो देखिए अपेंड और कॉपी में क्या फ़र्क है? अपेंड का मतलब है वो पुराने स्ट्रिंग को हटाएगा नहीं, कॉपी के अंदर वो पुराने स्ट्रिंग को हटा के उसको ओवरराइड कर देगा। कैरेक्टर STR कांस्टेंट कैरेक्टर हे स्टैक कांस्टेंट स्ट्रिंग नीडल फाइंड द फर्स्ट अगर द एंटायर स्ट्रिंग नीडल नॉट इंक्लूडेड द मिनटिकल कैरेक्टर विच अपेंड टू द स्टार स्ट्रिंग। यहाँ पे स्ट्रिंग में सर्च किया जा रहा है, तो एक छोटी स्ट्रिंग को बड़ी स्ट्रिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं। तो जो नीडल जो स्ट्रिंग है उसको हम हे स्ट्रिंग के अंदर सर्च कर रहे हैं। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। धन्यवाद।